जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा पूरा मॉक टेस्ट आपको साथियों करवाया जा रहा है, जिस मॉक टेस्ट को अगर आप साथियों अच्छे तरीके से देख लेते हैं, जितने भी क्वेश्चंस यहां पर आपको करवाए जाते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाते हैं, मेरा मानना है कि एग्जाम साथियों यहीं से आपका क्रैक हो जाएगा। यानी कि अगर इस मात्र एक मॉडल को देखकर साथियों आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे और आपकी तैयारी साथियों मजबूत हो जाएगी, जिससे आप अपने पेपर को साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो साथियों इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और शुरू के साथियों 37 क्वेश्चन मैंने लिए हैं पूरी हिंदी के एकदम टॉप लेवल के। उसके बाद साथियों 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होंगे, उसके बाद साथियों रीजनिंग होगी और साथियों फिर मैथ होगी। तो साथियों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया है और एकदम टॉप लेवल तक साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से ही आपको पहुंचा दूंगा। देखिए, वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो शब्दों के समूह को या वर्णों के समूह को कहा जाता है, या शब्द गणना का या व्यवस्थित वर्ण समूह को। देखिए यहां पर अगर बात करें, जो सबसे सटीक इसका जवाब होगा वो व्यवस्थित वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? बचपन में आपने बहुत सारे साथियों बहुत बार पढ़े होंगे, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, ठीक है ना, ये सारे साथियों स्वर होते हैं, लेकिन ये क्या है? ये एक व्यंजन है। ये क्या है साथियों? ये एक व्यंजन है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल सही था। सदा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य? देखिए, अगर किसी भी वाक्य में साथियों चाहिए शब्द आ जाए, जैसे कि तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें सड़क के किनारे चलना चाहिए, ठीक है ना, इस टाइप के अगर साथियों आ रहे हैं तो और पूछा जाए कि कौन सा वाक्य है, वो तो आपको हमेशा लगाना है वो इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि यहां पर एक इच्छा जताई जा रही है कि तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। यहां पर कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है जो आज्ञावाचक होगा। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही था। प्राचार्य जी आ रहे हैं, प्रणाम करो। यानी कि अब खाली जगह में साथियों कौन सा शब्द आ जाएगा? उसे प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो, उन्होंने प्रणाम करो या उन्हें प्रणाम करो। तो यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला शब्द आना चाहिए, उन्हें प्रणाम करो। जिनका आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग देखते जाइएगा साथियों कि कितने हिंदी के क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए। पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए? अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो पेड़ है और एक बंदर है। बंदर अलग हुआ है साथियों पेड़ से, और कभी भी साथियों आपके सामने अगर यह चीज आ जाए तो दो चीजें अलग हुई, बंदर से पेड़ अलग हुआ, ठीक है ना, यानी कि बंदर से पेड़ अलग हुआ नहीं, बल्कि बंदर जो अलग हुआ वो पेड़ से अलग हुआ। और कभी भी साथियों अलगाव आपको दिखे, यानी कि दो चीजों में आपको अलगाव दिखे साथियों, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? हमेशा अपादान कारक होगा, और वहां पर साथियों से जरूर आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है साथियों बताइए? तो ये सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। देखिए प्राचीन इमारत, तो इमारत की विशेषता बताई इस प्राचीन ने, ये इसका एक तरीके से एक गुण बता रहा है इमारत का। तो मैं कह सकता हूं साथियों इसमें आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके साथ साथियों मैं यहां पर बात आपको बता देता हूं कि अगर आप यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम होने को है साथियों उसको 100% पास करना चाहते हैं, तो आपको एक पिछले सभी शिफ्ट्सों पर आधारित है, यानी कि पिछली सभी शिफ्ट्स आपको दी जा रही हैं। अभी साथियों जो 2024 में आपका पेपर हुआ था ना साथियों, आप लोग देख सकते हैं जो 4 शिफ्ट हुई थी 2024, एक तो 17 फरवरी 2024 को 2 शिफ्ट और 18 फरवरी 2024 को 2 शिफ्ट, यानी कि इन चारों शिफ्ट का आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। इसमें मैथ होगी, रीजनिंग होगी, हिंदी जीके जीएस यूपी जीके होगी, तो इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं 2006 से लेकर साथियों 2024 तक जितने भी अभी तक पेपर हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुकी हैं, उन सभी का साथियों सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है इस पीडीएफ के माध्यम से। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहां पर साथियों अगर बात करें, ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में दी जा रही है? देखिए एक छोटी सी कीमत इसके लिए रखी गई है, सिर्फ 25 रुपए, ठीक है ना, ताकि आपको देखिए फ्री में मिल जाएगी तो आप उसकी अहमियत नहीं करोगे, इसलिए मात्र 25 रुपए आपसे साथियों लिए जाएंगे। आपको एक साथियों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक का है वो, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी टीम के व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। वहां से जाकर साथियों आपसे आपको एक बारकोड दिया जाएगा या फोन पे नंबर दिया जाएगा, वहां पर आपको 25 रुपए का पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है और तुरंत आपको पीडीएफ साथियों सेंड कर दी जाएगी। मेरा मानना है अगर उस 2006 से लेकर 2024 तक की जितनी भी शिफ्ट हैं आप अगर कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए 65% से 70% पेपर तो साथियों इसी एकमात्र
पीडीएफ से आपका साथियों फंस जाएगा। ठीक है ना, इस पूरी पीडीएफ को लगा लेते हैं तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके ये सब कुछ आपका साथियों बहुत मजबूत हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद साथियों उस पीडीएफ वाले लिंक पर जरूर जाइएगा और जरूर वो पीडीएफ लीजिएगा। यहां पर अगर बात करें साथियों जैसा काम वैसा दाम, इसमें जो जैसा शब्द है ना साथियों ये क्या है? ये विशेषण है या ये विशेष है या ये सर्वनाम है या ये साथियों अव्यय है? बताइए। चलिए यहां पर अगर साथियों बात करते, देखिए यहां पर अगर बात करें तो जैसा काम, अब काम की विशेषता बताइए साथियों जैसा शब्द ने, तो काम की विशेषता बताई है जैसा शब्द ने, तो मैं कह सकता हूं कि जैसा शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है साथियों बताइए। देखिए भाववाचक की अगर बात करें जिसके मित्रता है, दोस्ती है, दुश्मनी है, ये सारे के सारे आपके भाववाचक के अंतर्गत ही आते हैं। मिठास है, खटास है, किसके अंतर्गत साथियों? भाववाचक के अंतर्गत। उसके बाद देखिए उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है बताइए। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी वाक्य में आपको ने शब्द देखने को मिल जाए तो वो आपका कर्तवाच्य होगा। किसी वाक्य में आपको साथियों द्वारा शब्द देखने को मिल जाए तो वो आपका कर्मवाच्य होगा। लेकिन किसी वाक्य में साथियों आपको अगर से शब्द देखने को मिले और उसके साथ नहीं शब्द देखने को मिले तो वो आपका भाववाच्य होगा। अब यहां पर देखिए से शब्द भी आया है और नहीं शब्द भी आया है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये कि भाववाच्य वाला वाक्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए मुझसे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, इसमें सब में साथियों से भी है और नहीं भी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल से है साथियों बताइए। देखिए क्रिया वर्तमान काल से है। देखिए उसने फल खा लिया, तो यहां पर तो वर्तमान काल है ही नहीं, यहां पर तो भूतकाल है। क्रोध उठी वाले थे, यहां पर भी नहीं। देखिए पढ़ रहा हूं, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, यानी कि मैं कह सकता हूं वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों पुल्लिंग है बताइए। देखिए अगर किसी शब्द के साथ कैसा आ रहा है तो वो आपका पुल्लिंग ही हो जाएगा। चलिए मणि, ठीक है ना, मणि कैसा है, मणि कैसी है, क्या होता है साथियों बताइए। मणि कैसी है तो मणि स्त्रीलिंग हो जाएगा। चांदी कैसी है, झील कैसी, मोती कैसे, यानी कि मोती के साथ साथियों कैसा शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसलिए मोती शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है साथियों बताइए। तो बहुवचन की अगर बात करें, दर्शन शब्द का भी प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, आंसू शब्द का भी प्रयोग, प्राण शब्द का भी प्रयोग, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है बताइए। अब मैं आपको साथियों यहां पर कुछ चीजें बता दे रहा हूं। देखिए मिश्र का मतलब होता है मिले जुले शब्द। अगर किसी वाक्य में साथियों मिले जुले शब्द आ जाते हैं, जैसा और वैसा आ जाएगा, यानी कि मान लीजिए जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूंगा, ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें मिले जुले शब्द आ रहे हैं। ठीक है ना। उसके अलावा साथियों किसी वाक्य में अगर जब और तब आ जाता है, ये मिले जुले शब्द हैं, जब तुम आओगे तब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसके अलावा साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करते, देखिए उसके अलावा अगर बात करते हैं, मान लीजिए क्योंकि अगर आ जाता है तो वो कैसा हो जाता है? वो भी आपका साथियों एक तरीके से मिश्र वाक्य ही हो जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। चलिए तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, अगर बात करें कि एक विज्ञान की गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, तो देखिए ठीक है, जिसमें अगर बात करें तो ये आपका क्या है? ये एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहां पर एक साथियों मिश्र एक चीज संबंध वाली लग रही है कि एक विज्ञान की गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता है, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी। अब यहां पर वरन आ जाए, वरन आ गया, वरन आ जाए, किंतु परंतु आ जाए, तो ये आपका संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखिए ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। अब यहां पर साथियों जो शब्द आ गया, ठीक है, ये भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। देखिए ये भी आपका क्या निकला? मिश्र वाक्य निकला। ठीक है ना। ये भी आपका मिश्र वाक्य निकला। यही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, तो ये भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये आपका साथियों संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, पूछा गया था कौन सा वाक्य नहीं होगा मिश्र वाक्य, ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक संयुक्त वाक्य है। उसके बाद देखिए महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है
तो कुल मिला के बात करें साथियों क्या पाए यानी कि प्रति क्या पाई जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। यहां पर साथियों खाली जगह आएगी तो निर्लिप्तता पाई जाती है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द अगर मैं आपसे साथियों पूछूं तो आप क्या बताएंगे। देखिए उच्च कुल में साथियों जो व्यक्ति पैदा होता है ना उसको एक तरीके से क्या कहा जाता है, उसको एक तरीके से साथियों कुलीन कहा जाता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है बताइए। तो इनमें से अगर बात करें देखिए ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद देखिए जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर साथियों कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार साथियों, उत्प्रेक्षा अलंकार। सांप को दूध पिलाना दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे के सही अर्थ का साथियों चयन कीजिए। तो सांप को दूध पिलाने का मतलब होता है बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। राइट आंसर आपका अगर है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, ठीक है ना, अरे भाई के आगे साथियों क्या आ जाएगा ये कुल मिला के आपको बताना है। चलिए, अरे भाई नया 9 दिन पुराना 100 दिन ये कहना चाहिए। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते ये कहा जाना चाहिए। नाक कटी पर घी तो चाटा ये कहा जाना चाहिए। नाम बड़े और दर्शन छोटे ये कहा जाना चाहिए। तो मेरा मानना है साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि कौन सा तुमने ये मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। चलिए, तो ठीक है, सौंदर्य वर्धक की अगर बात करें कैसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा साथियों, ऐसे लिखा जाएगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। पाश्चात्य का साथियों विलोम क्या होता है, तो पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य होता है। क्या होता है साथियों, पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य होता है। उसके बाद देखिए अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो अनुपम का पर्यायवाची की अगर बात करें साथियों अतुल कहते हैं, अपूर्व कहते हैं, अनोखा कहते हैं, लेकिन अनिल नहीं कहते। क्यों, क्योंकि अनिल कहते हैं साथियों हवा को। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सुसंगत शब्द का प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है साथियों बतलाइए। चलिए, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। देखिए दुष्ट यहां पर नहीं आना चाहिए, अशिष्ट भी नहीं, शत्रु भी नहीं, यहां पर अपराधी आना चाहिए क्योंकि सजा जो मिलती है वो अपराधी को एक तरीके से मिलती है। तो राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। शब्द अनुक्रम में सही वाक्य कौन सा होगा बताइए। तो यहां पर अगर बात करें वह गरीब आदमी था ये सही होगा, या वह आदमी गरीब था ये सही होगा, या था, देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाए क्योंकि था पहले आ जाएगा, यानी कि वाक्य आपका जो सही होगा साथियों वह आदमी गरीब था ये सही होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। देखिए सुपर फास्ट क्लास है, ऐसा नहीं इसमें आपको कुछ समय दिया जाए, और समय दिया भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि समय एग्जाम में आपको नहीं दिया जाएगा। अगर यहां पर यूट्यूब पर टीचर आपको समय देने लगे ना साथियों तो यह समझा जा सकता है कि वो सिर्फ अपनी क्लास का टाइम लंबा कर रहे हैं, आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। तो कम समय में साथियों बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है। चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और ये क्लास साथियों आपकी डेली होती है। देखिए फूल का पर्यायवाची नहीं है तो मैं कहूंगा इनमें से फूल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। सुमन फूल को कहते हैं, पुष्प फूल को कहते हैं, उसके अलावा कुसुम फूल को कहते हैं, लेकिन तनुजा साथियों फूल को नहीं कहते। अब नहीं कहते हैं तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची इसमें से क्या है, तो कल्प वृक्ष तो साथियों परिजात को कहा जाता है, कल्प तरु को कहा जाता है, देव वृक्ष को कहा जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है साथियों बतलाइए। देखिए उनको क्या कहा जाता है, उनको यौगिक कहा जाता है, यानी कि जो शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो उनको साथियों यौगिक शब्द कहा जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है बतलाइए। तो विसर्ग संधि की अगर साथियों बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं निराधन अंतर, और यहां पर आपकी साथियों विसर्ग एक तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी अगर बात करते हैं साथियों यहां पर आपकी स्वर संधि होगी, यहां पर साथियों जगत धन ईज, यहां पर दिक धन अज व्यंजन संधि होगी दोनों में। कुल मिला के आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए आच्छादित का
उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। तो आच्छादित की अगर साथियों बात करते हैं यहां पर हम लोग किसकी, आच्छादित की अगर बात करते हैं तो बड़ा आ और छादित आ जाएगा, ये इसका साथियों हो जाएगा एक तरीके से। चलिए तो आच्छादित का उचित विच्छेद इनमें से कौन सा होगा, संधि विच्छेद जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। और जिनका भी आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनना है जो एक दूसरे के विलोम ना हो। चलिए तो देखिए गुण का विलोम तो अवगुण होता है, बिल्कुल सही। दानव के विलोम देव होता है, बिल्कुल सही। सम्मान का आज्ञा थोड़ी ना होता है साथियों। तरल का विलोम ठोस होता है, यानी कि मैं कहूंगा एक दूसरे के विलोम कौन सा वाला विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प नहीं है। अब यहां पर भी आपको वही काम करना है, कौन सा साथियों एक दूसरे का विलोम नहीं है। देखिए जय का विलोम पराजय होता है, सार्थक का विलोम निरर्थक होता है, पतन का विलोम उन्नति होता है, लेकिन धर्म का विलोम साथियों पुण्य नहीं होता है। धर्म का विलोम साथियों अधर्म होता है। क्या होता है, धर्म का विलोम अधर्म हो जाएगा और पुण्य का विलोम साथियों पाप हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है स्वर्ण शब्द क्या है साथियों बताइए। तो ये एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज या विदेश शब्द है। तो ये साथियों एक तत्सम शब्द है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। करपट का तद्भव रूप साथियों क्या होगा बताइए। देखिए करपट का मतलब होता है कपड़ा, बस फर्क इतना है, ये आपका तद्भव होता है और ये आपका तत्सम होता है। यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों बताइए। देखिए एक तो यहां पर आ निकल आएगा, उसके अलावा साथियों सु निकल कर आ जाएगा, यानी कि इसका उपसर्ग की अगर बात करें जो बनेगा वो आपका वो ऑप्शन नंबर सी वाला बनेगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है बताइए। तो देखिए रवैया नहीं, डटैया नहीं, खवैया बना है साथियों। यानी कि अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही हो जाता है। यानी कि कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, तो साथियों खवैया बना है। सिंपल सा प्रश्न साथियों, उसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अतीत का विलोम साथियों क्या होगा बताइए। तो अतीत का विलोम साथियों वर्तमान होता है। क्या होता है अतीत का विलोम, अतीत का विलोम होता है वर्तमान। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार कौन है साथियों बताइए। तो इसके एक तरीके से व्यंगकार कौन है, हरिशंकर परसाई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद यहाँ पर आप जो देखेंगे ना साथियों वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अब आपके साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से साथियों इन सभी प्रश्नों को आप लोग देखेंगे और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक करेंगे। तो इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है, ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो यहां पर साथियों राइट आंसर की बात करें कि कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है, तो मैं कहूंगा साथियों धौलावीरा। और ये क्वेश्चन आपसे साथियों पूछा भी बहुत जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल की सबसे पहले खोज की गई थी। तो किसकी सबसे पहले खोज की गई थी साथियों, हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खोज की गई थी, इसलिए राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। तो किसकी बात चल रही है साथियों, राइट आंसर आपका जो जाएगा वो रावी के पास जाएगा, यानी कि रावी नदी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय की जब हम बात करते हैं तो ये तो साथियों चालुक्य वंश का एक शासक था। कौन सा, चालुक्य वंश का शासक था। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए कि पांड्य वंश की राजधानी क्या थी बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे पांड्य वंश की राजधानी साथियों मदुरै थी। क्या थी, मदुरै थी। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक साथियों कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे साथियों, श्रीगुप्त थे। यानी कि राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले पहिए किससे बने थे बताइए। तो सबसे पहले पहिए किससे बने थे साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लकड़ी के बने थे। यानी कि आंसर यहां पर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए इंडिया नाम नदी से लिया गया, यानी कि इंडिया नाम जो है ना ये सिंधु नदी से लिया गया या इरावती नदी से लिया गया या ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया, गंगा नदी से लिया गया। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों सिंधु नदी से लिया गया। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था बताइए। तो यहां पर अगर बात करें असम, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों आपकी अगर बात करते हैं यहां पर राइट आंसर की बात करते हैं कि भारत के असम राज्य को बहुत पहले प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से साथियों क्या महत्व है बताइए।
तो साथियों एक खगोलीय वेधशाला, यानी कि जो दिल्ली में जंतर मंतर है ना, ये एक खगोलीय वेधशाला है, इसलिए राइट आंसर यहां पर अगर है आपका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। हवा महल साथियों कहां पर स्थित है बताइए। तो हवा महल की अगर बात करें, ये तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है साथियों हवा महल। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है साथियों बताइए। तो किसके द्वारा लिखी गई हुमायूं नामा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ही हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, फतेहपुर सीकरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे के साथ, यानी कि कौन से नारे से साथियों शुरू हुआ था बताइए। तो करो या मरो के नारे से शुरू हुआ था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए नारे, यानी कि करो या मरो के साथ साथियों शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद देखिए चीन की विशाल दीवार का निर्माण का साथ साथियों श्रेय किसको दिया जाता है। तो इस निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? क्विंग शी हुआंग को दिया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को साथियों 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी साथियों कौन सी थी बताइए। तो कौन सी थी साथियों? सोनार थी, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए परम आदेश रिट साथियों क्या होती है बताइए। तो परम आदेश रिट की अगर बात करते हैं, तो किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना परम आदेश रिट होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला नागरिक साथियों कौन होता है बताइए। तो भारत का पहला नागरिक तो साथियों राष्ट्रपति को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है बताइए। तो कितने दिनों तक साथियों प्रभावशाली रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश? साथियों 6 महीने के लिए प्रभावशाली रहता है। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है साथियों, इस प्रश्न को देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। चलिए, तो अशोक आपके इस क्वेश्चन का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव साथियों कौन सा है? जो गंगा नदी के, देखिए गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है ना, ये साथियों एक तरीके से ये जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए विशाल गिलहरी, ठीक है ना, ये किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ये तो साथियों महाराष्ट्र की राजकीय पशु। अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र की राजकीय पशु क्या है, तो गिलहरी आपको साथियों बताना है, विशाल गिलहरी। चलिए, उसके बाद देखिए हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या बताना है साथियों? हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। इस नंबर को आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, 13.7 बिलियन वर्ष। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना साथियों कब की गई थी बताइए। चलिए, तो कब की गई थी? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम में लागू किया, यानी कि ये कब लागू किया गया था साथियों बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1956 में साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग को, एक तरीके से राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया था 1956 में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन की, तो अंटार्कटिका आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि अंटार्कटिका जो है ना ये ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। उसके बाद देखिए भारत का पहला परमाणु स्टेशन साथियों कब स्थापित किया गया? तो ये साथियों 1969 में स्थापित किया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है साथियों बताइए। तो ये कहां पर स्थित है साथियों? अगर बात करते हैं गुजरात के वडोदरा में स्थित है। कहां पर स्थित है भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी साथियों? गुजरात के वडोदरा में स्थित है। सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आती है बताइए। तो ये तो साथियों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है सीमा सड़क संगठन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी यानी कि
किस पर अधिरोपित किया जाता है? तो साथियों ये किस पर अधिरोपित किया जाता है? उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। बिल्कुल सही जवाब साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाता है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है साथियों बताइए? तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या? भारतीय क्षेत्र को चीन से सुरक्षित रखना नहीं, घरेलू कार्गो एवं एग्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला ही साथियों सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है बताइए? तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी बताइए? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति साथियों कहां पर हुई थी? यह भी आपको मालूम होना चाहिए साथियों, तमिलनाडु में हुई थी। कहां पर हुई थी साथियों? तमिलनाडु में हुई थी। उसके बाद देखिए थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो इसका मूल तो साथियों कहां पर है? केरल में है इसका मूल, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है बताइए? तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? पंजाब का लोक नृत्य है, ये आपको मालूम होना चाहिए। गिद्दा जो है ना साथियों पंजाब का लोक नृत्य है। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं साथियों बताइए? तो शिव कुमार शर्मा की अगर बात करते हैं साथियों, ये आपके संतूर वादक हो जाएंगे, जिनका भी आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल सही था। तो अब आपके सामने साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और उसके अलावा साथियों मैथ के क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये दोनों सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो 75 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी जी के जो मैंने आपको पढ़ाई है साथियों इनके भी 75 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 75 क्वेश्चन को साथियों 75 क्वेश्चन की अगर बात करें लगभग साथियों 150 नंबर आपके बैठ जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इन 75 क्वेश्चन की तैयारी के लिए साथियों अब आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और जो मैथ के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो वाकई में साथियों बहुत ही टॉप लेवल के हैं, और आप देखेंगे अपने एग्जाम में हूबहू साथियों वही क्वेश्चंस देखेंगे। तो साथियों चलिए, अगर इस क्लास को लाइक ना किया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और रीजनिंग और मैथ को साथियों पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर से जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो आपका रीजनिंग का और मैथ्स का जो सेशन है वो आपका स्टार्ट होगा। एक चीज को बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे कि रीजनिंग में जो है वो हमको कम से कम समय देना है, मैथ में भी हमें कम से कम समय देना है। क्वेश्चंस आपके वही रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं। खैर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जरा क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंकी का किसी प्रकार से जो रिलेशन दे रखा है वो आपका XDJMNL से दे रखा है। ठीक वही जो टाइगर का रिलेशन आपको बताना है कि भाई किससे दिया गया होगा। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि अगर हम यहाँ पे M से देखेंगे, ठीक है ना, अगर ये जो हमारे सामने मंकी लिखा हुआ है इस M से अगर L के बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर हमारा जो है -1 हो रहा है। भाई M और X में तो एक बहुत लंबा गैप है, ठीक है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, विपरीत भी हमको दे नहीं रखा है। यही चीज अगर हम O और N में देखेंगे तो O और N में देखने में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा कि सर यहाँ पर भी जो है ना वो हमारा -1 का गैप दे रखा है। यही चीज अगर N और M में हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमारे सामने -1 का गैप है। तो अगर हम यहाँ पे टाइगर का देखेंगे, टाइगर से हमको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा। भाई जो T से निकल के आएगा ना वो हमारा लास्ट में रहेगा, और जो हमारा R से निकल के आएगा वो हमारा पहले रहेगा। R से अगर हम -1 का गैप करते हैं तो हमारे पास कितना निकलेगा? तो बोलेंगे सर R से -1 का गैप करने पे हमारे पास Q हो जाएगा। भाई Y से अगर हमने यहाँ पे -1 गैप करा तभी तो हमारा X आ रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर अगर R से -1 करते हैं तो हमारा कितना आएगा? Q आएगा। और ऑप्शन नंबर ये जो हमारा पहला वाला दे रखा है हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अब किसी तरीके से 13 और 12 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना आ रहा है? 651 आ रहा है। 14 और आपका यहाँ पे 41 और 23 का गुणा करके यहाँ पे 448 आ रहा है। 24 और 22 का गुणा करके आपसे पूछ रहा है कि भाई हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर है वो क्या होगा। देखो कुछ नहीं दे रखा है, सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है। 13 और 12 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी को पता है कि सर 13-12 का मल्टीप्लाई का हमारा 651 होता है, ऐसा नहीं है। करा क्या इन्होंने, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। भाई बहुत लॉजिक इसमें कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। 31 मल्टीप्लाई कितना कर दिया? 21 कर दिया है। कितना हो रहा है आपका जाके? तो बोलेंगे सर 651 जो है वो हमारा यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कहेंगे सर बिल्कुल हमारा यहाँ पे 651 बन रहा है। 41 और 23 का ये जो मल्टीप्लाई है तो कितने से हो जाएगा? 14 जमा हमारे सामने यहाँ पर कितना होगा? 32 होगा, ठीक है। 14 और 32 का अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 448 होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा यही होगा। और 24 और 22 हमको यहाँ पर दे रखा है तो 42 जमा कितना दिया गया है हमारे सामने? 22 दे रखा है। तो हमको यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो आप सीधी भाषा में यहाँ पर ये बोलोगे कि सर जो 924 है ना वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखो 924 तो एक बहुत लंबी खिचड़ी है कि आपको लगेगा कि सर कैसे बता रहे हो कि 924 है। मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान सा तरीका हम आपको बताते हैं। 42 और 22 आपके सामने दिया गया है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है।
42 को आप ऐसे ही लिखे रहने दो, 20 प्लस यहाँ पर कितना कर दो, 2 कर दो। देखो आसान से आसान तरीका यहाँ पर हमेशा ढूंढना एग्जाम के अंदर, कभी कोई कठिन तरीका ना ढूंढना। 42 दूना सभी को पता है कि कितना होगा, तो सर आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर हमारा 84 होगा, 1 0 हमारा यहाँ पे लग जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। भाई सीधी सीधी बात है, 4 हमारा यहाँ पर रहेगा और 8 और 4 हमारा 12 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 924 होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर बिल्कुल हमारा यहाँ पे 924 हो जाएगा। तो मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि जो सर डी वाला हमारा ऑप्शन दे रखा है ना, वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला देखिए हमारे सामने क्या है, अगला ऑप्शन हमको ये दे रखा है कि भाई HLPTX, ठीक है ना, आपको क्या दे रखा है, HLPTX। अगला आपको बताना है कि इसके स्थान पे जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, ठीक है। अनुक्रम जो है वो आपको पूरा करना है, अनुक्रम को पूरा करके आप बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। देखो भाई, अगर H से L के बीच में अगर आप यहाँ पर गैप देखोगे ना, तो कितने का गैप हो रहा है, तो बोलेंगे सर प्लस के 4 का हमारा गैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा ये बताइए। L से अगर P के बीच में अगर आप यहाँ पर गैप देखेंगे तो कितना हो रहा है, प्लस के 4 का ही तो गैप हो रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल हो रहा है। P से T के बीच में अगर देखेंगे तो प्लस के 4 का गैप हो रहा है, T से X के बीच में देखेंगे प्लस के 4 का गैप हो रहा है, तो X से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 4 ही तो करेंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। X से प्लस का 4 करने पे हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, बोलेंगे सर B हो जाएगा, और D वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हमारे सामने क्या है। 12 का रिलेशन किसी तरीके से 96 से है, 13 का रिलेशन आपका 117 से है, 15 का 120 से है और 16 का 128 से है। आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर जो डिफरेंट वन है ना, जरा उसको बताओ यहाँ पर कौन सा वाला डिफरेंट वन होगा। अब एक चीज को बड़े ध्यान से देखना कि भाई 12 अट्ठे हमारा कितना होता है, आप ये बोलोगे सर 12 अट्ठे जो है ना वो हमारे पास होता है 96 होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। 13 अट्ठे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 13 अट्ठे हमारा यहाँ पे 120 होगा, 16 अट्ठे हमारा कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 नीमा हमारे पास कितना होगा, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ही तो बोलेंगे कि सर 13 नीमा जो है हमारे पास 117 होगा कि नहीं होगा, जरा ये बताइए। तो कहेंगे सर ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन दिया गया है ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हमारे सामने क्या है। अगला आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि ZXYV दे रखा है, BZXV दे रखा है, YWUS दे रखा है, GECA दे रखा है। आपको बताना ये है कि जो हमारा सही उत्तर है वो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। एक चीज को बड़े ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, अगर इस ऑप्शन में हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारे सामने देखो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल है और आपसे लग ना पाए, सवाल आपका बहुत ही ज्यादा आसान है। अब देखना क्या यहाँ पे जो है वो आपका सही उत्तर बनना है। WYUS में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, एक चीज को बड़े ध्यान से समझो कि WYUS में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमारे सामने कितने का गैप है। आप ये बोलोगे ना कि सर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो -2 का ही तो गैप चलता आ रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे पास क्या है, यहाँ पे -2 का गैप है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से हम यहाँ पर समझ गए। GECA में भी देखोगे -2 ही कहे तो आपका गैप चल रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल -2 का है, यहाँ पर -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। अब यही अगर जो आपके सामने पहला ऑप्शन दिया गया है ना, तो यहाँ पर देखो क्या है भाई, माइनस का 2 है, प्लस का 1 और माइनस का कितना है, 3 है। तो मतलब ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, तो बोलेंगे सर सही उत्तर जो है हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, नेपच्यून है, यूरेनस है, प्लूटो है, मरकरी है। सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर ग्रहों के नाम दे रखे हैं, लेकिन प्लूटो जो है ना वो आपका ग्रह में नहीं आता है। एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा, जीएस को थोड़ा अपना जो है ना बेस्ट करते हुए चलो, जीएस कहीं ना कहीं आपकी रीजनिंग में अप्लाई हो जाती है। प्लूटो जो है वो हमारा ग्रह के अंदर नहीं आता, इस हिसाब से सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। अगला देखिए हमारे सामने क्या है कि पेंसिल, रबड़ एवं स्टेशनरी के संबंध में किस आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज, अच्छी सी चीज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों में से जितना का जितना बच्चा है ना यूपी पुलिस का प्रिपरेशन कर रहा है, देखो सबसे बड़ी जो दिक्कत आपके आगे यूपी पुलिस के प्रिपरेशन में आती है कि क्या पढ़े कि क्या ना पढ़े, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लो कि आप कोई अच्छी चीज यहाँ पर पढ़ भी रहे हो, अच्छा कंटेंट आप निकाल के पढ़ भी रहे हो, तो आपको अगर वही कंटेंट सीधा सीधा मिल जाएगा तो वो आसान है, या फिर आपको ढूंढना पड़ेगा वो आसान है। तो एक चीज को याद रखो, कंटेंट अगर आपको मिल रहा है, जितना का जितना PYQ, ठीक है ना, अभी तक जितना यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे पहली चीज तो, ठीक है। आप बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि प्रीवियस ईयर का जितना आपका पेपर है, जो पेपर हुआ रिसेंट में हुआ 2018 के भर्ती में हुआ है, वो सारा का सारा पेपर जो है ना वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड करवाने के बाद में जो जितना का जितना आपका PYQ है वो सब हमने प्रोवाइड करवा दिया। उस PYQ का जो आपके सामने हल होगा ना, ठीक है, एक एक सॉल्यूशन का जो हल है, और सॉल्यूशन का हल ऐसा वैसा नहीं है बच्चा,
उसको बड़ी ही डिटेल में हमने सोल्यूशन का हल भी कर लिखा है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि थोड़ा सा सोल्यूशन हमने लाके आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। उस सोल्यूशन का जो हल है ना, वो काफी डिटेल में जो है हमने उसमें आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये क्या है, हमने आपके लिए पीडीएफ फॉर्म में बनवा के रखा है, ठीक है। एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, पीडीएफ फॉर्म में हमने आपके लिए बनवा के रखा। अब इसमें करना क्या है कि अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए का ये जो है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कोई इसका कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है कि आपको पीडीएफ ना मिले, ठीक है ना। 25 रुपए का आपको मिलेगा। आप 3 से 4 बच्चा भी कहीं पर रह रहे हो ना, तो आप एक चीज को बड़े अच्छे ध्यान से समझना कि भाई 3 से 4 लोग भी अगर ग्रुप बना के रह रहे हैं, किसी रूम पे तैयारी कर रहे हैं, तो अगर एक बच्चा भी पीडीएफ को परचेज कर लेगा ना, तो वो पीडीएफ को वो 4 बच्चों के साथ में शेयर कर देगा। कल को वो पीडीएफ को आप 2, 4, 8, 10 कितने बच्चों के साथ भी शेयर करना चाहोगे कर दोगे, लेकिन सिर्फ उसका जो रेट है ना, वो कितना हो जाता है, 25 रुपया हो जाता है। 25 रुपए का आपका पीडीएफ है। करना क्या है और आपको मिलेगी कैसे, ये हम आपको बता देते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, आप हमको वहां पे डायरेक्टली मैसेज करोगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा कुछ इस प्रकार से है 9369602451। ये जो है वो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हो जाता है। आप जैसे ही हमको यहाँ पर मैसेज करेंगे ना, ठीक है, आपको हमारे द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए है। इतनी सी बात इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर से क्लास पर आ जाते हैं। आपके सामने यहाँ पर क्या दे रखा है ना कि पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, स्टेशनरी हो गया। कौन सा वाला जो वेन आरेख है, इसके जो रिलेशन को क्या करेगा, यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अब एक चीज को जरा बड़े ध्यान से समझो। आप रबड़ यूज करते हो, बोलेंगे सर बिल्कुल यूज करते हैं। आप कभी भी मार्केट गए होगे तो वहां पे स्टेशनरी की शॉप होती है, बोलेंगे सर बिल्कुल स्टेशनरी की शॉप होती है। हमने मान लिया कि क्या है, ये हमारे पास एक स्टेशनरी की क्या है, शॉप हो जाती है, ठीक है। चलिए सर, ये बात तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। उस स्टेशनरी की शॉप के अंदर क्या होता है, पेंसिल भी होती है, रबड़ भी होती है। क्या पेंसिल के द्वारा वो काम करा जा सकता है जो आप रबड़ से कर रहे हो? क्या रबड़ के द्वारा वो काम करा जा सकता है पेंसिल से कर रहे हो? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। ये दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन किसके अंतर्गत आती हैं? तो बोलेंगे सर स्टेशनरी के क्या हो जाता है, अंतर्गत आती है। तो यहां पर आप बोलोगे कि सर ये क्या हो जाता है, हमारा पेंसिल हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे रबड़ हो जाता है। और ये दोनों का दोनों किसके अंदर है? तो बोलेंगे सर स्टेशनरी के अंदर हो जाते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखेंगे हमारे सामने क्या है। अब प्रश्न देखो, आपको ये बोल रखा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क का प्लेस है ना, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हमको सही उत्तर बताना है कि हमारा जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं पर से भी आप इस सवाल को जो है ना मुश्किल कह ही नहीं सकते हो। इससे ज्यादा आसान सवाल जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक चीज को बड़े ध्यान से देखो कि 4 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? तो बोलेंगे सर 4 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमारा 12 आ रहा है, उन्होंने लिख दिया है। 5 का अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? तो बोलेंगे सर हमारा 30 निकल के आ रहा है। ये भी यहाँ पर लिख दिया गया है। दोनों बातें समझ गए। 5 का अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर वाला दे रखा है ना, इसकी अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 15 आ रहा है। और 6 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 4 से कर देंगे तो हमारा 24 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा बहुत अच्छे तरीके से हमको बताना। ठीक प्रोसेस तो हम यहाँ पर भी अपनाएंगे कि सर 7 तिया कितना होता है? हमारा 21 होता है। 4 दूनी हमारा 8 होता है, तो 7 दूनी हमारा कितना होगा? तो बोलेंगे सर 7 दूनी जो है वो हमारा 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहेंगे सर बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, 7 दूनी 14 रहेगा। और इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा क्या बनेगा? बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मैथ का जो पोर्शन है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वेन आरेख भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर चित्र वाले जो क्वेश्चन हैं, काफी बच्चों को यहाँ पे डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो भाई प्रश्न आपसे क्या यहाँ पर बोल रहा है कि वर्ष 2003, 2005 और 2006 में मिलाकर विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थी की जो कुल संख्या है वो आपको बतानी है कितनी है। ठीक है ना, हमने कहा ठीक है भाई, अभी के हम यहाँ पे बता देंगे कि 2003 में कितना विद्यार्थी जो है वो आपका पास हो रहा है, 2005 में जो है वो कितना विद्यार्थी पास हो रहा है, और उठा के 2006 में जो है वो आपका कितना विद्यार्थी पास हो रहा है। नीचे जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ष लिखा हुआ है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर ये जो है वो हमारा 2003 चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका 2004 हो रहा है। अब ऊपर जो आपको यहाँ पर दिया गया है वो क्या दिया गया है भाई? ये जो है वो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, किसमें दी गई है? 1000 में दिया गया है। अब एक चीज को समझो, यहाँ पे ये जो सिंपल वाला बॉक्स है ना, ये आपका विश्वविद्यालय है, और इसमें जहां पे आपके सामने क्या लगा हुआ है, आपके सामने जो यहाँ पे लाइन लगी हुई है ना जिसके अंदर, वो आपका क्या हो जाता है? विश्वविद्यालय बी हो जाता है। तो विश्वविद्यालय ए है और विश्वविद्यालय बी है, और हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विश्वविद्यालय बी का आपको क्या बताना है? विद्यार्थियों का जो कुल संख्या है वो आपको बताना है। हमने कहा ठीक है भाई, बता देंगे हम। 2003 में देखो जरा कितना विद्यार्थी जो है वो आपका पास हो रहा है। 2003 में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा 30 विद्यार्थी जो है पास हो रहा है। हमने कहा ठीक है, समझ गए। 2005 में अगर यही हम देखेंगे तो क्या हो रहा है? यहाँ पे 10 विद्यार्थी जो है वो आपका पास हो रहा है। और 2006 में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कितना विद्यार्थी जो है पास हो रहा है? 40 विद्यार्थी जो है वो आपका पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सभी लोग? कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से जो हम यहाँ तक सवाल को समझ गए हैं। चलिए
जब यहां तक समझ चुके हो ना, तो सवाल का पूरा पूरा सोल्यूशन तो आपके सामने लग ही जाएगा। भाई देखो, 10 विद्यार्थी आपका पहले पास हुआ, 30 विद्यार्थी आपका पहले पास हुआ, 40 विद्यार्थी जो है वो आपका पहले पास हो रहा है। तो 40 और 30 और 10 मतलब हमारे पास कितना होगा? आप सीधा सीधा क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है ना, वो हमारी 1000 में लिखी जाएगी। किस में लिखी जाएगी? 1000 में। अगर आप यहाँ पे कॉलम में देखोगे ना, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या किस में दे रखा है? 1000 में दे रखा है। तो 8000 जो है वो हमारा क्या रहेगा? इसका सही उत्तर है। यकीन मानना, ये क्वेश्चन आपको लगते तो हैं कठिन, लेकिन होते बिल्कुल कठिन नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखेंगे कि अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है। चलो भाई, आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वर्ष 2007 विद्यालय ए में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 2004 में विद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच का जो अनुपात है वो आपको बताना है कि कितना दे रखा है। हमने कहा ठीक है सर, अभी के अभी हम इसका जो अनुपात है वो भी हम आपको बता देंगे कि कितना जो है वो हमारे सामने यहाँ पे अनुपात जो है वो आपका दिया गया है। एक मिनट रुक जाइएगा बस। चलिए, दिख रहा होगा यहाँ पे साल, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2007 में अगर हम विश्वविद्यालय में देखेंगे तो जरा 2007 में हम लोग देखते हैं, और विश्वविद्यालय ए को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। 2007 में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कितने बच्चे आपके पास हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 50 बच्चा जो है ना वो यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक है भाई, हमने लिख दिया यहाँ पे 50 बच्चा जो है वो आपका पास हो रहा है, और अनुपात में बताना है। वही संख्या जो है आपको 2004 में देखना है, लेकिन विश्वविद्यालय बी में देखना है। जरा 2004 में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना हो रहा है? 30 के बाद जस्ट आपका ये जो बीच में जो दे रखा है ना, ये आपका क्या है? यहाँ पे 35 है। ठीक है ना, ये 30 दे रखा है, ये हमारा 35 है। यहाँ पर क्या है? आपका 45 है। यहाँ पर क्या है? आपका 55 है। यहाँ पर क्या है? ये आपका 65 है ना। ये बहुत कॉमन सी बात है और सबको पता भी होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम राजा बेटा यहाँ पे 2004 का देखेंगे, 2004 में हम विश्वविद्यालय बी में देखेंगे तो हमारे सामने कितना दे रखा है? तो हमारे सामने यहाँ पर जो है 35 दे रखा है। हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे 35 दे रखा है, जरा इसको लिख देते हैं 35। ठीक है, इसका अनुपात ही तो बताना है भाई। 5 दामन 50, 5 सत्ते हमारा 35, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे कि सर ये जो हमारा है ना 10 रेशियो जो हमारा 7 दे रखा है, मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला, ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलेंगे सर बिल्कुल हम यहाँ पर समझ गए हैं। 10 रेशियो ये जो 7 दिया गया है वो हमारा यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 815 हो जाती है तथा 4 वर्षों में 854 हो जाती है, तो वह धनराशि जो है वो आपको बताना है कि हमारी क्या हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए जल्दी से बताएंगे। इसको हटा देते हैं, रॉन्ग यहाँ पे लग गया है। चलिए देखिए, जल्दी से बताइए कि हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। एक मिनट रुक जाइएगा। चलो भाई देखो, एक धनराशि है, साधारण ब्याज की उस पर क्या लग रही है? दर लग रही है। देखो एसआई जो है वहां पर लग रहा है, 3 वर्ष में जो है ना वो कितना हो रहा है? 815 रुपए हो रहा है, और वही 4 वर्षों में जो है वो आपका 855 रुपए हो रहा है। तो वो जो धनराशि है ना, वो अपने आप में आपको बताना है कि कितना रहा होगा। कितना आपको धनराशि यहाँ पे सीधी भाषा में बता देना है कि भाई कितना धनराशि जो है यहाँ पर रहा होगा, कितने पे जो है वो आपका यहाँ पे ब्याज लगा होगा। देखो इस चीज को बड़े ध्यान से समझो कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 3 वर्षों में वो धनराशि की कीमत कितनी है, तो आप बोलोगे सर अगर 3 वर्षों की कीमत के बारे में बात करते हैं तो 3 वर्षों की जो कीमत है वो हमारी कितनी हो जाती है? तो आप ये बोलोगे कि सर ये जो हमारी कीमत है ना वो हमारी हो जाती है यहाँ पे 815 हो जाती है। ठीक है भाई, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितनी है? 815 है आपकी। चलिए 4 वर्षों की जो कीमत है वो आपकी कितनी है? 854 है। हमने कहा ठीक है सर, अगर हम 4 वर्षों की यहाँ पर देखते हैं तो हमारी कितनी हो जाती है? तो 4 वर्षों की जो आपकी कीमत यहाँ पर हो रही है उसकी एसआई लगने के बाद में, तो वो कितनी हो रही है? 854 हो रही है। अच्छा एक चीज को बड़े ध्यान से बताओ, 815 और 854 है ना। हमने कहा बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अगर 1 वर्ष का हम यहाँ पर ब्याज देखेंगे तो कितना रुपया लग रहा है? आप ये बोलोगे ना कि सर 1 वर्ष में हमारे पास 815 हो रहा था, अगले वर्ष में 854 हो रहा था। भाई माइनस कर देते हैं, 854 में से अगर हम यहाँ पे 815 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? आप आसान भाषा में बोलोगे कि सर हमारे पास जो है ना वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि 1 वर्ष में जो है वो हमारे पास कितना ब्याज लग रहा है? 39 रुपये जो है वो आपका ब्याज लग रहा है। अब जरा एक चीज देखो यहाँ,
कि वो पी आपको ज्ञात करना है कितना था, आपको वो प्रिंसिपल ज्ञात करना है कि अगर उस पर हम 3 साल का ब्याज लगा रहे हैं तो 815 रुपया हो रहा है जाके। अब जरा यहाँ पर इसको ऑप्शन से लगा लोगे ना, बहुत आसानी से आपको लग जाएगा। 39 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 39 बहुत ज्यादा आसान है। 9 हमारा 27, 30 हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 27 मतलब हमारे पास कितना हो रहा है, 107 ही तो हो रहा है। जरा ये बताइए, कैलकुलेशन को ना मैथ के अंदर स्ट्रॉन्ग करते हो चलो, जितना कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा ये जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, 39 30 90, 9 27, 117 जो है वो आपका यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं। 117 रुपए जो है ना वो हमारा यहाँ पर बन रहा है। अब जरा ये बताओ, 650 में अगर 117 रुपये को अगर आप जोड़ोगे तो क्या ये आपका 815 हो रहा है? आपने कहा ठीक है सर, हम इसको चेक कर लेते हैं कि 117 रुपये को अगर हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हमारा 767 जा रहा है। तो मतलब पहला वाला ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बात को समझना। जब पहला नहीं हो सकता है तो भाई सीधी सीधी हम यहाँ पर बात लिख के दे सकते हैं आपको कि सर ये जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है ना, ये भी हमारा जो है कहीं पर से क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, पहला वाला नहीं हो रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कम जा रहा है बहुत ज्यादा, 698 वाला हम लोग यहाँ पर देखो, 700 वाला भी आपका नहीं होगा, 117 जोड़ देंगे तो ये तो आपका 817 बन रहा है। जब 700 वाले में 117 जोड़ रहे हैं आपका 817 बन रहा है, तो 2 कम मतलब हमारा 698 वाला हो जाएगा, और यही जो है इस प्रश्न का क्या होगा, हमारा मिला के सही उत्तर जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए। देखो आप अगर यहाँ पे क्या बैठते ना, निकालने के लिए भी बैठते कि भाई कितना अमाउंट जो है कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते, कुछ नहीं करना था। 117 रुपए जो है 3 साल में हमारा बन रहा है, हम यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं। 650 में जोड़ रहे हैं, नहीं बन रहा है। 700 में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना बन रहा है, 817 बन रहा है। अब डायरेक्टली यहाँ पे 700 में ही देखते हैं, तो मतलब 2 कम है, 2 कम 700 से क्या है 698, तो बी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पे आपका 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत आपको बताना है कितनी है। ठीक है, कोई एक विद्यार्थी है, वो गुणा कर रहा है, उसने उठाकर क्या कर दिया, 5/3 से गुणा करना था, उसने उठा के कर दिया है 3/5 से। ठीक है, तो परिकलन में त्रुटि के जो प्रतिशत लिख लेगा वो आपको बताना है कितने प्रतिशत की जो है यहाँ पे त्रुटि जो है वो आपकी लिख लेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे आसान है, किस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो आपका आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। एक विद्यार्थी है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 5/3 से गुणा करना चाह रहा था, उठा के 3/5 से कर देता है। मतलब अगर हम देखेंगे तो उसको करना किससे था, 5/3 से करना था, और लेकिन वो उठा के किससे कर देता है, उठा के कर देता है आपका 3/5 से कर देता है। ठीक है ना, त्रुटि की प्रतिशत आपको बताना है भाई। अगर एलसीएम लेंगे तो 15 हमारा हो जाएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है 15 हो जाएगा, ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, बात को समझना। ठीक है, त्रुटि का प्रतिशत बताना है, तो हमने कहा ठीक है सर 16x अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अगर त्रुटि का प्रतिशत आप निकालोगे ना तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे कि सर उसको गुणा किससे करना था, तो उसको गुणा करना था यहाँ पे 3/5 से, और परसेंटेज बताना है। लेकिन वो कर किससे बैठ रहा है, लेकिन वो कर जो यहाँ पे बैठ रहा है वो आपका 100 से किससे कर दे रहा है, वो आपका 5/3 से कर दे रहा है। ठीक है, हाँ सॉरी 5/3 से करना था, उसने कर किससे दिया यहाँ पे 3/5 से। फिर इसको रहने दो, स्किप कर दो। ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी इसको करने में। ठीक है, समझाना कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उसको आसानी से समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है कि कोई एक दुकानदार है, दुकानदार 200 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि उसे 25% बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ जो है यहाँ पे प्राप्त हो जाए। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए ठीक है, धातु की एक चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसमें विकर्ण जो है 18 मीटर और 20 मीटर के हैं। ठीक है, एक चीज को समझो, एक धातु की जो चादर है ना वो हमारे पास यहाँ पर दे रखी है। हमने कहा ठीक है भाई, धातु की जो चादर है वो हमको यहाँ पर दी गई है, कुछ इस तरीके की क्या हो जाती है, धातु की एक चादर हो जाती है, बात को समझना। अब ये एक तरीके का समचतुर्भुज का आकार है, तभी तो हमने यहाँ पे बनाया। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, जिसके विकर्ण जो है एक 18 मीटर का विकर्ण है। हमने कहा ठीक है सर, एक विकर्ण जो है ना वो हमारा क्या 18 मीटर का है। जरा इसमें विकर्ण भी हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसमें विकर्ण जो है एक 18 मीटर का और एक विकर्ण जो है वो आपका 20 मीटर का दिया गया है। ठीक है, चलो भाई, अगर हम यहां से यहां तक एक विकर्ण ले लेते हैं, रुक जाइएगा। एक विकर्ण अगर हम यहाँ पे लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमने क्या ले लिया, एक यहाँ पे विकर्ण ले लिया है। ठीक है ना, ये जो है वो हमारा एक विकर्ण हो जाता है। चलिए,
दूसरा विकर्ण जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है। हमने 2 विकर्ण यहाँ पर मान रखे हैं। पहला जो विकर्ण है ना वो हमारा कितना बोला जा रहा है, 18 मीटर बोला जा रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, ये जो है वो हमारा 18 मीटर है। असल में 6 होगा, ये 6 होगा। ये जब 20 मीटर हमारा बोला जा रहा है तो ऊपर वाला 10 हो जाएगा, लेकिन हमने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देते हैं कि सर ये 20 मीटर है। 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट कराने का खर्चा कितना होगा। देखो एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, दोनों पृष्ठ उसको यहाँ पे पेंट करवाने, जो सामने वाला पेंट यहाँ पे पृष्ठ देख रहे हो ना, इसको भी पेंट करवाएगा, इसके जस्ट पीछे वाला जो पृष्ठ है उसको भी आपका पेंट करवाएगा। अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, सम चतुर्भुज का अगर आपसे हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको कोई चीज जो है वो पेंट करवानी है, ठीक है, आप उसका क्या ज्ञात करोगे। अगर आपके घर पे एक वॉल है, उस वॉल को पेंट करना है, तो आप ये बोलोगे कि सर उस वॉल का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा, उसकी उठा के क्या कर देंगे, अगर वो प्रति वर्ग मीटर 3 रुपए ले रहा है तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सेम चीज आप यहां पर भी तो बोलोगे कि भाई सम चतुर्भुज का आपको क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है तो ये भी आपको पता होगा कि सर 1/2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, विकर्ण का गुणनफल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा कि सर जो विकर्ण है ना, विकर्ण का क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 1/2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्ण का जो है वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। बात को बड़े ध्यान से समझ, दोनों बातें आपको यहाँ तक क्लियर हैं। कहेंगे सर बिल्कुल दोनों बातें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर है। एक विकर्ण हमारा 18 है, एक विकर्ण जो है वो हमारा 20 है। चलिए तो कितना हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। इसको D1 बोलेंगे, इसको जो है वो आपका यहाँ पे D2 बोलेंगे, है ना। यही तो विकर्ण को बोलेंगे। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज यहाँ पर देखो, अगर 2 से काटेंगे तो 2 नीम हमारा 18 हो जाएगा। 20 नीवा हमारा कितना होता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि सर 180 वर्ग मीटर जो है वो हमारा यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है ना। क्या निकल आएगा हमारा यहाँ पे, 180 वर्ग मीटर निकल आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब देखो क्या है कि 3 रुपए वर्ग मीटर की दर से यहाँ पे चादर के दोनों पृष्ठ में होना है, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि 180 जमा कितना होगा, 3 होगा, लेकिन दोनों पृष्ठ की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 180 तिया जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 0 का 0 और 18 तिया हमारा कितना हो जाएगा, देखो दोनों में आपका 18, तो सीधी सीधी बात है 100 300, ठीक है ना। तो आप आसान भाषा में यहाँ पर ये बोल दोगे 180 तिया जो है हमारा 540 होगा। 540 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1080 जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, जरा ये बताइए। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है, 1080 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक आपको नहीं आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है कि आपसे लग नहीं पाएंगे, आप लगा नहीं पाएंगे। सवाल आपके सभी के सभी आसान, ठीक है। बस लगाने का तरीका जो है ना, अगर वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो यकीन मानो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और आपको लगाने का तरीका नहीं आता है तो आप बात मानना, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी। एक टीवी जो है 20% मुनाफे से 1200 रुपये में बेचा जाता है। एक टीवी है, उसको 20% यहाँ पे मुनाफा कमाया जा रहा है, उठा के 1200 में बेच दिया गया। यदि उसे 900 रुपये में बेचा जाए तो वास्तविक मुनाफा या घाटा जो है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो एक बात को बड़े ध्यान से समझो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1200 रुपए की चीज को आपका बेच रहे हैं, ठीक है। एक बात को बड़े ध्यान से समझो कि कोई एक चीज है ना, उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1200 रुपए में हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। उस पर जो आपका परसेंटेज हो रहा है कितना हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आपका 20% हो रहा है लाभ, ठीक है ना। कितना हो रहा है यहाँ पे जो लाभ है वो आपका कितना हो जाता है, तो वो हमारा यहाँ पे 20%। बात को समझो बड़े ध्यान से। हमने कहा ठीक है सर 20% लाभ हो रहा है, ठीक है। अपने आप में क्या है, ये आपका 1200 जो है वो आपका क्या दे रखा है, बोलेंगे सर अपने आप में ये जो 1200 हमको दे रखा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है यहाँ पे 100%। अगर 1200 का 10% आप यहाँ पे निकालोगे तो कितना बनता है, पता है किसी को भी? बोलेंगे सर 1200 का 10% जो है वो हमारा 120 बनता है, तो मतलब हमारा 240 यहाँ पे माइनस में जाएगा। हम कह रहे चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी अगर आपको बहुत कठिन लग रहा है तो उसको हटाओ, ठीक है। 1200 रुपए क्या है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 20% का मुनाफा हो रहा है। अगर 1200 पर अगर 20% का आपका मुनाफा होगा तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पर ये बोल दोगे कि सर 1200 पर हमारा क्या हो रहा है, 20% का जो है मुनाफा हो रहा है, तो 120 ही तो लिखेंगे। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। एक जीरो से एक जीरो हम यहाँ पे हटा देंगे, कहेंगे सर बिल्कुल हटा देंगे। 12 एकम 12, 12 दहामन हमारा 120 होता है, तो 100 दहामन हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1000 ही तो हो जाएगा। कहेंगे सर बिल्कुल हमारे पास 1000 रुपये। अब उसे उठा के 900 में बेच दिया। अगर 1000 की चीज जो है, ठीक है,
वो हमने क्या कर दी, 900 में उठा के बेच दी है। तो यहाँ पे कितने रुपए का घाटा हो रहा है? तो आसान भाषा में आप ये बोलोगे कि सर 100 रुपए का जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, 100 रुपए का घाटा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आसान भाषा में आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत अच्छी बात है, समझ गए होगा। अब एक चीज को फिर से यहाँ पर समझते हुए चलो। ठीक है, फिर से हम आपको बता देते हैं कि अगर आप यहाँ पे पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जो पेपर आप यहाँ पर याद रखिएगा, चाहे वो पेपर आपके 2018 में यूपी पुलिस के हुए हो, ठीक है, रिसेंट के जो पेपर आपके लीक हो गए थे वो भी पेपर के बारे में बात हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी जो आपके यहाँ पर कितने पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर का जो हल है ना, वो सारे के सारे आपको एक तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, पेपर मिलेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे उन पेपर का जो सोल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पेपर ही मिलेंगे, उन पेपर का जो सोल्यूशन है वो भी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा सोल्यूशन, डिटेल में आपका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा वैसा सोल्यूशन नहीं, आपको डिटेल में सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 9369602451। ठीक है, आपको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए जो है इसकी कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है कि आप सोचो कि सर एक बहुत बड़ी कॉस्ट या फिर बहुत बड़ा अमाउंट जो है आपने मांग लिया। सिर्फ 25 रुपए जो है वो आपका कॉस्ट है, आप कॉस्ट को पे करोगे। उसके बाद चाहे आप इस पीडीएफ को एक लोग को शेयर करो, 2 लोग को शेयर करो, चाहे 1000 लोग को शेयर करो, जितना आपका मन हो आप उसमें इस पीडीएफ को उतना शेयर कर सकते हो। ठीक है, होता यह है कि बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप बना के बैठते हैं, लाइब्रेरी जाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, और एक बच्चा भी इसको परचेज कर लेगा तो आप कईयों के साथ जो है इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, बुक की फॉर्म में अगर आप यही चीज लेने जाओगे ना, आप याद रखना मार्केट के अंदर ये जो चीज है ना 200 प्लस रुपए की मिलती है। ठीक है, 200 रुपए जो है ना आप इसमें कम से कम इन्वेस्ट करके आओगे, और सिर्फ एक 25 रुपए में जो है ना वो 200 रुपए की चीज आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। इस चीज को याद रखिएगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम आपको नीड हो, 9369602451। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। याद ये भी रखिएगा कि डेली ये जो यूपी पुलिस का आपका पेपर है वो रात में आपका 8:30 बजे जो है वो आपका होता है। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट।